जीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इंडियन पॉलिटी में हम संविधान के प्रमुख विशेषताओं को देखने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम संविधान के जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं उन सभी को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। जो आप संविधान पढ़ने के बाद भी इन सारे शब्दों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आज एक बार में ही सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप RO, यूपी पुलिस, SSC GD या वीडियो री एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियो लेक्चर टाइम से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहली विशेषता देखते हैं, विशाल एवं लिखित संविधान। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है विशाल, एक आ रहा है लिखित। ठीक है, तो विशाल का अर्थ ये है कि हमारा संविधान जो है वह विश्व का सबसे विशाल संविधान है। क्यों? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, यह एक लिखित संविधान है। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है जिसे संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये रही पहली विशेषता। इसके बाद दूसरी विशेषता देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत जो है अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उस समय पर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। उस समय ब्रिटेन जो है हमारे आंतरिक और बाह्य जितने मामले हुआ करते थे उसमें हस्तक्षेप रहता था और हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम अपने खुद के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो आंतरिक हों या वह बाह्य हों। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरी विशेषता देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो है वास्तविक व नाममात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति है। जैसा कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधानमंत्री कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका है जो संसदीय शासन प्रणाली की ही एक विशेषता होती है। और 2 सदनों लोकसभा व राज्यसभा वाली विधायिका है। 2 सदनों लोकसभा व राज्यसभा वाली विधायिका है। हमारे ही संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरी राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। ठीक है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी। हमारे यहाँ पे कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो ये होती है संसदीय शासन प्रणाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली विशेषता है कठोर एवं लचीला संविधान। जैसे आपने सुना होगा ये शब्द कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान कठोर है एवं लचीला है? तो देखिए, कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, यानी कठिन होती है। लचीला संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। लेकिन हमारे भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। पहली, साधारण बहुमत से। कुछ संशोधन हमारे साधारण बहुमत से हो जाते हैं, विशेष बहुमत से कुछ विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के समर्थन से जो है पूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि GST आया था। ठीक है, GST को आधे राज्यों से स्वीकृति हमें लेनी पड़ी थी। तो ये होता है। तो हमारे यहाँ पर जो है 3 तरह के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। तो कुछ कठोर भी हैं और कुछ लचीलापन भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान कठोर एवं लचीला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगली विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली, जैसा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो राज्यों का एक संघ है। इस संघ का मतलब ये है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश,
ये सभी किसी समझौते के तहत भारत से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी कोई भी स्वेच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकता। और सभी को जो है अपनी अपनी शक्तियां दी गई हैं, केंद्र में मतलब और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसी को हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन, ये इसकी एक विशेषता होती है कि यहाँ पर राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, आपने पढ़ी होंगी समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। इन तीनों सूचियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। 7वीं अनुसूची में इसको दिया गया है। और कोई भी राज्य स्वेच्छा से संघ से अलग नहीं हो सकता। तो ये विशेषता होती है संघात्मक शासन प्रणाली की। तो चलिए आगे देखें, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के अधीन काम नहीं करता है। अगर नागरिकों के मूल अधिकारों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ होता है कि अगर कार्यपालिका के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। हमारे यहाँ पे हमारे संविधान में प्रणाली में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की एक विशेषता है। संविधान द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को बिना धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना सरकार निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया है। यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे सरकार निर्वाचित करने का अधिकार होगा बिना किसी धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के भेदभाव किए। ठीक है, तो यह सब वोट डालते हैं जब भी जो है किसी भी सांसद विधायक का जब चुनाव होता है तो हम जो है सभी लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो वोट डालने जाते हैं। तो ये सार्वभौम जो है वयस्क मताधिकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से अर्थ है कि हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी की एक ही नागरिकता होगी, वो सभी इंडियन ही होंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहे हों। तो देखिए, नागरिक चाहे किसी भी प्रांत जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, किंतु उसे भारत का नागरिक ही माना जाएगा। तो ऐसा होता है ना, कभी भी आपने फॉर्म वगैरह फिल किया हो तो उसमें आपसे पूछी जाती है नेशनलिटी, ठीक है, राष्ट्रीयता, तो उसमें आप भरते इंडियन। ठीक है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ पर। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। वहाँ पर अगर नागरिक जो है किसी भी प्रांत में रह रहा है तो एक प्रांत की नागरिकता होगी उसके पास और अमेरिका की भी नागरिकता होगी। ठीक है, चलिए अगली विशेषता देखते हैं, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। एक ही विशेषता में देखिए दो शब्द दिए गए हैं, एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष। तो पहले हम देखते हैं समाजवादी। तो समाजवादी शब्द का अर्थ है कि यह अपने नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। यानी समाजवादी शब्द कहता है कि नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समानता दी जाएगी, यानी किसी भी तरह से व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान वेतन दिया जाएगा और सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। कोई छुआछूत वगैरह या ऊंच नीच की कोई भावना नहीं होगी। ये होता है समाजवादी। तो ये जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा व अवसर देता है, जो कि हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। ये आपने देखा होगा कि भारत में जो है ये जात पात ये सब जो चरम पर अपने फैला हुआ है। इन चीज़ों को ख़त्म करने में कोई सफलता हमने नहीं पाई है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं।
आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, यानी भारत जो है किसी भी विशेष धर्म को फॉलो नहीं करेगा। यानी भारत के लिए सभी धर्म जो है सर्वसम्मति से स्वीकार होंगे। भारत किसी भी धर्म का कोई विभेद भी नहीं करेगा। ठीक है, तो दो शब्द होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दो शब्दों के बारे में बताता हूँ। एक होता है पंथ निरपेक्ष, एक होता है धर्म निरपेक्ष। आपने दोनों शब्दों के बारे में सुना होगा, एक होता है धर्म निरपेक्ष। तो इन दोनों शब्दों में अंतर क्या होता है। देखिए धर्म निरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने धर्मनिरपेक्ष पढ़ा होगा, ज्यादातर पढ़ा होगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, और पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत किसी भी विशेष धर्म का उल्लंघन नहीं करेगा, किसी का विभेद नहीं करेगा, किसी की आलोचना नहीं करेगा किसी भी धर्म की। ठीक है, तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यानी धर्मनिरपेक्ष भारत का कोई धर्म नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष भारत किसी भी धर्म का विभेद नहीं करेगा, यानी सभी को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें भी दो शब्दों को दिया गया है, एक लोकतंत्र, एक गणराज्य। ठीक है, तो एक एक में ही दो दो विशेषताओं को मैंने शामिल कर दिया है। चलिए लोकतंत्र समझते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता की शासन प्रशासन में अधिक से अधिक सहभागिता। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही मतलब शासन प्रशासन में सबसे अधिक से अधिक भागीदार होती है। और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में एक शब्द कहा था, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो यानी जनता जो है, जनता का ही शासन होता है, जनता ही चुनती है और जनता अपने लिए ही चुनती है। ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र सरकार की शक्ति जनता में निहित होती है। तो ठीक है, तो इसमें जो होता है लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, कहने का मतलब ये है। तो लोकतंत्र समझ गए होंगे आप। गणराज्य, गणराज्य की बात करें तो गणराज्य शब्द का अर्थ है कि भारत का प्रमुख चुना जाएगा, न कि वंशानुगत होगा। तो देखिए इस शब्द को हम कैसे समझ सकते हैं कि गणराज्य उसे कहते हैं कि भारत का जो प्रमुख है, यानी भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो इलेक्ट होगा, न कि वंशानुगत होगा, उसे चुना जाएगा। तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो हम अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये होता है गणराज्य। हमारे यहाँ पर वंशानुगत की प्रक्रिया नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में है। ठीक है, वहाँ वंशानुगत शासन चलता है। तो ये लोकतंत्रात्मक और गणराज्य दोनों शब्दों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारा न्यू चैनल है, तो अभी हम काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये जो आगामी जो परीक्षाएं हैं, 4 जो परीक्षा मैंने आपको थंबनेल पर बताई थी, इन सभी से रिलेटेड वीडियो आपको डेली आपको समय से मिलता रहेगा। बेल आइकन पे आप प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है काफ़ी, तो अब बस अपना प्यार हमें दे सकते हैं एक सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताना, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है, कोई भी सुधार करना है तो मैं अवश्य करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली विशेषता है विभिन्न संविधानों का समावेश। तो देखिए हमारे संविधान में अलग अलग देशों के संविधानों से हमने बहुत सारी चीज़ों को लिया है, तो उन चीज़ों का समावेश भी देखने के लिए मिलता है। तो इस पर तो हम पूरा एक टॉपिक बनाने वाले हैं। तो बहुत जल्द आपके सामने एक टॉपिक होगा कि संविधान के स्रोत कहाँ से हमने किन किन चीज़ों को लिया है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस सहित अनेक देशों के संविधान से विभिन्न उपबंधों को समाहित किया गया है। यानी हमने अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, आयरलैंड से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, बहुत सारे देशों से बहुत सारे उपबंधों को अपने संविधान में समाहित किया है। तो ये है विभिन्न संविधानों का समावेश। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके अवश्य बताना। चैनल के साथ जुड़े रहना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।